गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल की क्लास में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण भारतीय संघ व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एकात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षण भारतीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, यानी दोनों ही संघात्मकता के कुछ लक्षण भी हैं, एकात्मकता के कुछ लक्षण भी हैं। इसलिए भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था पूर्ण संघात्मक न होकर के अर्ध संघात्मक है। कैसी है? अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था भारत के अंदर है। अब नवीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी उभर करके सामने आई है? भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां, भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां, भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां। अगर भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों की बात की जाए तो आज ये बात हमारे सामने उभर करके सामने आती है कि भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में संघवाद के लक्षण भी हैं और एकात्मकता के लक्षण भी हैं, यानी अर्ध संघात्मकता की बात जो है वो देखने को मिलती है। अब किन किन विद्वानों ने भारतीय संघ व्यवस्था के बारे में क्या कहा? केसी वेयर भारतीय संघ व्यवस्था अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है। क्वेश्चन आ जाए, भारतीय संघ व्यवस्था को अर्ध संघात्मक किसने कहा? तो क्या नाम आएगा? केसी वेयर। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। वेयर में वो आधा है, तो इन्होंने भारतीय संघ व्यवस्था को अर्ध संघात्मक ही कहा है। ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघ कहा। सहकारी या सहयोगी संघ कहा। सहकारी संघ किसने कहा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सहयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग की भावना सहकारी संघ कहलाता है। तो यह सहकारी संघ की बात किसने कही? ऑस्टिन ने कही। किसने कही? ऑस्टिन ने कही। मॉरिस जोन्स, भारतीय संघवाद सौदेबाजी का संघ है। सौदेबाजी का संघ।
सौदेबाजी का संघ क्यों कहा? सौदेबाजी का संघ है, इसका मतलब यह है विद्यार्थियों कि राज्यों को केंद्र से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की सौदेबाजी करनी पड़ती है। क्षेत्रीय दलों को वहां की केंद्र सरकार को सहयोग देना है, इस प्रकार की कई मामलों में सहयोग देना पड़ता है केंद्र सरकार को। इसलिए मॉरिस जोन्स ने जो है विद्यार्थियों भारतीय संघवाद को कैसा संघ का? सौदेबाजी का संघ कहा। तो ये तीन बातें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अर्ध संघात्मक वेयर ने कहा, सहकारी संघ ऑस्टिन ने कहा, सौदेबाजी का संघ मॉरिस जोन्स ने कहा। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संघ के कठोरतम ढांचे को मानने से इनकार किया, मानने से इनकार किया। यानी भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संघ को आप कठोर संघ नहीं कह सकते, कठोर नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को अधिक सहायता दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर आपातकाल की स्थिति में संघ एकात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। कहीं कहीं सहकारी संघ भी देखने को मिलता है। तो इसलिए आप सिर्फ भारतीय संघ को एक कठोरतम संघ नहीं कह सकते। जिस प्रकार से अमेरिका का यूनियन सिस्टम है, वैसा सिस्टम जो है भारत में देखने को नहीं मिलता। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय संघ के कठोरतम ढांचे को मानने से इनकार किया। ये बातें जो हैं भारतीय संघ व्यवस्था के बारे में नवीन प्रवृत्तियों में ये बातें उभर करके सामने आती है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दूर दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ मामलों में केंद्र को मजबूत रखा, महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास में रखे ताकि आपातकाल की स्थिति में, संकट काल में देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखा गया। दूसरी बात, विविधता में एकता कैसे स्थापित हो, इनके लिए केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई। विविधता का समावेश हो, सभी को अपना बात कहने का हक मिले, इसलिए राज्यों को भी अधिकार दिए गए। और आज स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जब 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, और जब स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज और शहरी स्थानीय प्रशासन जब इन संविधान संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, उनके बाद में राज्यों का महत्व बढ़ गया, यानी संघात्मकता और सहकारी संघवाद के तौर पर नजर आने लगी। तो आवश्यकता के अनुसार ऐसा रखा कि न तो ज्यादा कठोर है न ज्यादा मुलायम है, न तो हम पूर्ण संघात्मक कह सकते और न हम इतना एकात्मक कह सकते कि जब चाहे सारे निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था तो अपनाई ताकि राज्यों को अधिकार मिले,
लेकिन फेडरल सिस्टम को नहीं अपना करके यूनियन सिस्टम को अपनाया गया। यानी इस संघात्मक व्यवस्था के लिए फेडरल शब्द का उपयोग नहीं होकर के यूनियन, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। तो इन बातों को ध्यान में रखा गया विद्यार्थियों। अब नवीन प्रवृत्तियों की बात की जाए तो राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से 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 भागीदारी प्रदान करना। अब संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है? संघात्मक व्यवस्था के अंदर राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। सारे निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लिए जाते। तो पहले बात करें एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिनको नीति आयोग के बाद समाप्त कर दिया गया। अभी नीति आयोग के गठन के बाद नीति आयोग और अंतर्राज्य परिषद आर्टिकल 263, क्षेत्रीय विकास परिषद, तो ये जो हैं अंतर्राज्यीय परिषदें, क्षेत्रीय विकास परिषदें, नीति आयोग, पहले जो एनडीसी, इन संस्थाओं के माध्यम से, जैसे अंतर्राज्यीय परिषदें जो हैं राज्यों से मिलकर के बनती है, क्षेत्रीय परिषदें जैसे उत्तरी क्षेत्रीय विकास परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय विकास परिषद, मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद, इस प्रकार से पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद, ये राज्य जो क्षेत्रीय राज्य जो हैं मिलकर के अपने विकास के लिए ऐसी परिषदें बनाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषदें बनाना यह संवैधानिक मान्यता भी है, आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख है। इन सभी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश के विकास में राज्यों को भी अधिक से अधिक भागीदार बनाया जाए। इन संस्थाओं के माध्यम से आज जैसे देश के विकास के लिए जो पहले योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, उनकी जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2017 से नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन इसलिए किया गया कि पहले योजनाएं केंद्र से बन करके राज्यों के ऊपर थोपी जा रही थी। आज स्थानीय स्तर से राज्यों से योजनाएं बन करके आएगी और केंद्र उनको इंप्लीमेंट करेगा। एक दीर्घकालीन अवधि के लिए विजन बनाया जाए ताकि देश के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। 3 वर्ष में उनकी समीक्षा की जाए। तो ये जो दृष्टिकोण अपनाया गया, इसलिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन योजना आयोग ने भी अपनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक संपन्न की और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से उनकी जगह नीति आयोग का गठन करना, और नीति आयोग के अंदर भी नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं कार्यकारी परिषद के, इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है
तो इन सभी के बारे में इसलिए इन संस्थाओं का गठन किया गया है कि ताकि राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। दूसरी बात है विद्यार्थियों, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्व, दलों का बढ़ता महत्व। क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्व इस बात की ओर संकेत करता है विद्यार्थियों कि पहले जब भारत आजाद हुआ तब से लगातार 60 के दशक तक, यानी 1967 के चुनाव तक कहा जाए, लगभग 20 ईयर तक पूरे भारत पर सिर्फ एक दल का प्रभुत्व था, एक दलीय प्रभुत्व, कांग्रेस का प्रभुत्व था। क्योंकि कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम की विरासत मिली थी, उसके आधार पर जनाधार था पूरे कांग्रेस का, और चुनौती देने वाली मुस्लिम लीग अलग, भारत से अलग हुए पाकिस्तान में चली गई। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय दलों का उस समय में तो गौण था, पूरे भारत में एक ही पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का वर्चस्व कम होने लगा। 1967 में कई राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और उस चुनावों को राजनीति के विशेषज्ञों ने भूकंप की संज्ञा दी थी, क्योंकि एक नया परिवर्तन आया था भारतीय राजनीतिक शासन व्यवस्था में। उसके बाद में बात की जाए तो जब 67 के बाद एक बार गठबंधन सरकार बनी, 71 में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, फिर 75 के अंदर जो कांग्रेस के द्वारा इमरजेंसी लागू की गई और उसके बाद में जनता दल की सरकार बनी, और वापस 80 में गवर्नमेंट तो कांग्रेस की बन गई, लेकिन जनाधार लगातार गिरता गया और धीरे धीरे 90 के दशक में आते आते गठबंधन का युग शुरू हो गया। 1990 के बाद गठबंधन राजनीति का युग शुरू हो गया। तथा क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ता गया। क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा। क्षेत्रीय दलों ने संघात्मक ढांचे को मजबूत किया। नब्बे के बाद भारत की राजनीति में आया राम गया राम की कहानी शुरू हो गई। '89 के अंदर जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, किसी भी दल को, कांग्रेस सबसे बड़े दल के तौर पे उभर करके सामने आई, लेकिन राजीव गांधी ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। अब अलग अलग विचारधारा, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिनका दूर दूर तक कोई विचारधारा से लेना देना नहीं, ये दोनों अलग विचारधारा की पार्टियां बाहर से समर्थन देकर के राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनाई और वीपी सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री बने।
लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद 1990 में विश्व मोहन प्रताप सिंह को पद से त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर के चंद्रशेखर को, जिसे युवा तुर्क कहा जाता है, कांग्रेस का नवीन विचारधारा वाला, चंद्रशेखर के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाई। लेकिन 1991 तक ही, यानी 6 महीना भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लाल किले से तिरंगा भी नहीं फहरा पाए और त्यागपत्र देना पड़ा। 91 में चुनाव होते हैं और मई 1991 के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। फिर सहानुभूति के तहत कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरती है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। और उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी गठबंधन सरकार थी। यह बड़ी मुश्किल से 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है। और 96 के अंदर एसडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर एसडी देवगौड़ा के बाद तेरह दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया जाता है। फिर इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं। और इन 10 साल के अंदर विद्यार्थियों 9 प्रधानमंत्री चेंज हो गए। 97 के अंदर फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनती है। 99 में फिर 13 महीना चलती है, सरकार गिर जाती है। 99 में फिर एनडीए की सरकार बनती है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। तो ये गठबंधन का जो दौर चला, इसमें क्षेत्रीय दलों ने अपना महत्व बढ़ा दिया और केंद्र सरकार को अपनी मनमर्जी करने से रोका कि आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, और जो हमारे क्षेत्र के हितों की बात है, राज्यों को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर राज्यों को साथ में नहीं लिया, हम समर्थन वापस ले लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय दलों का महत्व जो है विद्यार्थियों इस दौर में बढ़ गया। और अगली बात करें तो ये बात उभर करके सामने आती है राज्यों को राजनीतिक व आर्थिक स्वायत्ता। राज्यों को अधिक राजनीतिक व आर्थिक सहायता दी जाने लगी। राज्य सूची के मामले में राज्य बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पहले जो होता आ रहा था कि केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्य में जिसकी सरकार नहीं हुई, तो केंद्र सरकार वहां पे आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर देती। इंदिरा गांधी के समय जो हुआ, जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थी, उन्हें कुछ आरोप लगा करके बेवजह, केरल के अंदर जो हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में नंबूद्रीपाद जो मुख्यमंत्री थे, बिना कोई कारण, बिना कोई वजह से उन्हें जो है हटा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ऐसे कई जगह हुआ। और ऐसा ही होता था कि जिसमें केंद्र में जिसकी सरकार है, वहां राज्यों में अगर उसकी सरकार नहीं है तो केंद्र सरकार वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देती, क्योंकि राज्यपाल जो हैं केंद्र का ये एजेंट होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं, इनका भी अब जुडिशरी रिव्यू होने लगा है। बॉम्बई बनाम भारत संघवाद के बाद जो हैं इस संघीय ढांचे को
और मजबूत बनाया गया। तो राज्यों को राजनीतिक व आर्थिक सहायता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अधिक दी गई है, और जीएसटी जैसी एकीकृत कर व्यवस्था से राज्यों को अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, ये देखा जाए तो राजनीतिक जो आर्थिक सहायता जो है, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, पूरे भारत में एकीकृत व्यवस्था लागू की, वेट सब समाप्त कर दिए गए। 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी पूरे भारत के अंदर लागू हो गया तो इससे राज्यों को अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक जैसी कर व्यवस्था लागू हो गई। अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार की कर व्यवस्था का अंत हो गया। और इनके बाद जो है आजकल जो है सहकारी संघवाद हमारे देश में नजर आने लगा है। 1983 के अंदर केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया। सरकारिया आयोग का गठन किया। 1985 में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तथा केंद्र राज्य समन्वय मजबूत केंद्र तथा सुदृढ़ राज्यों की सिफारिश की। बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों। कई बार यह सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? आंसर आएगा 1983। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? आंसर आएगा 1985। क्वेश्चन आएगा, सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया? केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। पूछा गया सवाल है बोर्ड एग्जाम के अंदर, 2 बार पूछा गया है। सरकारी आयोग का गठन कब, क्यों तथा क्या सिफारिश है? तो 1983 केंद्र राज्यों को संबंधों को परिभाषित करने के लिए 2 सिफारिशें दी। एक तो केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ावा देना, केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाना, पहली सिफारिश। और दूसरी, मजबूत केंद्र बनाओ, लेकिन राज्य भी कमजोर नहीं होने चाहिए। राज्य भी कैसे होने चाहिए? सुदृढ़ राज्य होने चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों में 4 बातें हमें देखने को मिलती है। राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से भागीदारी प्रदान करना, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्व, और राज्यों को राजनीतिक व आर्थिक स्वायत्ता, और सहकारी संघवाद। इस प्रकार से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विद्यार्थियों?
भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता लिखिए। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था की कौन कौन से लक्षण हैं बताइए। दोनों में मिश्रण पूछ ले तो दोनों की मिक्स बातें लिखनी है। और भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। तो ये सारी बातें जो हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पूछी जा सकती है। अब विद्यार्थियों अगर चर्चा करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो इसके अंदर जो हमने चैप्टर पढ़े 3 भारतीय संविधान की विशेषताएं, और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, और तीसरा हमारा संघवाद। ये तीनों बातें जो हैं विद्यार्थियों, तीनों चैप्टर मिलाकर के हमारे कितने मार्क्स के हो गए? 10 मार्क्स के। तो ये पहली इकाई हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो आएंगे वो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। अगली क्लास के अंदर हम राजनीति विज्ञान फर्स्ट पढ़ेंगे।